तो हेलो एवरीवन, ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सचिन शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम हिंदी में वर्णमाला का डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो है एक वीडियो आपने देखी जिसमें हमने अपना सिलेबस जो है इसको डिस्कस किया। हमारे हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें जो है ये हमसे पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। और आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला से हमने स्टार्ट किया है, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सामान्य तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ध्वनि। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ध्वनि, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे कि आप कोई भी शब्द बोलते हो, कोई भी बात अगर आप बोलते हो, तो सबसे पहले वो क्या होती है? एक ध्वनि होती है। इसके बाद में जब उसे लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो आपका वर्ण कहलाता है। इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है इसे वर्णमाला कहा जाता है। मतलब जो आपका वर्ण होता है इसको व्यवस्थित क्रम में जब लिखा जाता है, व्यवस्थित समूह में जब लिखा जाता है, तो ये आपका वर्णमाला कहलाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों भाषा की, तो भाषा जो है ये संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। सार्थक इकाई का मतलब यहां पर हम ये समझते हैं, जब कोई सेंटेंस हम पूरा लिखते हैं, जैसे कि कोई एक वाक्य पूरा होता है, तब वो वाक्य क्या कहलाता है? वो सार्थक वाक्य कहलाता है। तो आपका भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? ये आपका वाक्य कहलाता है। इसके अलावा वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो होती है पदबंध। इसके अलावा पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? पद होती है, यानी शब्द होता है। इसके अलावा पद से छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर। और अक्षर से भी जो छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ध्वनि या फिर वर्ण जो होता है ये आपकी सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको भी जो है हमें याद करना है दोस्तों, इनको भी हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है। अभी सारी चीजें आगे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपने ऊपर अप्लाई करना है इसको, है ना। आगे की जो हम पढ़ने वाले हैं उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप में अप्लाई करना है, अपने आप में बोलना है आपको। सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है दोस्तों, इसे वर्णमाला कहा जाता है। अब एक वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है आपका, कहां पर है? ये है आपका नई दिल्ली में। इनके द्वारा जो है ये निर्धारित किए गए वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। 52 जो है ये निश्चित की गई है। क्या की गई है? 52 निश्चित की गई है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52 आपके वर्ण होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो स्वरों की, अगर मैं बात करूं तो स्वरों की बेसिकली अगर देखा जाए तो वैसे तो 11 स्वर है, लेकिन 13 स्वर होते हैं। ये जो अम और अहा होता है ये आपका अयोगवाह होता है। क्या होता है? ये आपका अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अयोगवाह स्वर होते हैं। इसके अलावा आपके 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं, और 1 आपका विसर्ग होता है। बोले सर इतनी सारी चीजें बता तो रहे हो, इतनी सारी चीजें हो तो गई, इसको समझेंगे कैसे? सब समझेंगे। आगे जो है सारी चीजें हम देखने वाले हैं, सारी चीजों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं स्वरों का हम वर्गीकरण करके देखते हैं। स्वरों को हम देखते हैं। आपने देखा होगा स्वर क्या होता है? अ आ ई उ ये सब पढ़ा है आपने, ये आपके स्वर हो गए। इन सभी को हम देखेंगे। इसमें भी दोस्तों बहुत सारे मतलब बदलाव रहते हैं, वो बदलाव भी हम देखने वाले हैं। देखिए स्वरों का हम वर्गीकरण करके देखते हैं, अब इनको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। स्वर जो है अगर देखा जाए तो आपका जो होता है ह्रस्व स्वर होता है। क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। यहां पर ऐसा लग जाता है एक, ये आपका ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसमें जो है दोस्तों
इनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वो आपका ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ हो गया। क्या हो गया? आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया। इनके उच्चारण में क्या लगता है दोस्तों? कम समय लगता है। ठीक है। इसके अलावा दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर तो भैया जो आपका ह्रस्व स्वर है इसका जो है इससे अधिक समय जिसमें लगता है ये आपका क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे कि आपका आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। इससे ज्यादा समय इसमें लग रहा है ना, इससे ज्यादा समय इसमें लग रहा है तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका दीर्घ स्वर हो गया। इसके अलावा आपका होता है एक प्लुत स्वर। क्या होता है? तीसरा एक और होता है जिसको प्लुत स्वर बोला जाता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। क्या लगता है? जैसे दीर्घ से भी ज्यादा जो है समय लगता है आपका। जैसे आपको बोलना है राम, तो राम आप किसी को बुला रहे हो, किसी को आवाज लगा रहे हो, या फिर किसी को बुलाने में जो है आप उसको बहुत लंबा बोलते हो। जैसे राम कोई बुलाना था, ए राम, तो ये जो राम हमने बोला तो इसमें जो लंबी ध्वनि चली गई इससे भी ज्यादा जो समय लग गया ये आपका क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे हमने राम बोला है, जैसे हमने ओम बोला, तो ओम जो बोल रहे हैं इसके बीच में भी जो ध्वनि जो ज्यादा समय लग रहा है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका प्लुत स्वर कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों एक दो चीजें और होती हैं, तीन चार चीजें स्वर जो है इनको आप देख सकते हो। मात्रा अभी जो हमने देखा तो ये हमारा जो था, ये जो ह्रस्व स्वर था ये हमने देखा मात्रा और उच्चारण के आधार पर देखा। इसके अलावा दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? इसमें भी कई रहते हैं, सेगमेंट है, 5 से 6 सेगमेंट होते हैं। दूसरा आपका होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, है ना। इसको भी हम समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जीभ के प्रयोग के आधार पर आपके कैसे स्वर होते हैं? तो इसमें आपके होते हैं दोस्तों अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्या क्या होता है इसमें? आपका होता है अग्र स्वर, इसके अलावा आपका होता है मध्य स्वर और इसके अलावा आपका होता है पश्च स्वर। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। जिसमें आपकी जीभ जो होती है इसका अग्र भाग लगता है, अग्र भाग लगता है। जैसे कि आपका ई हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, आपका ई हो गया, ई हो गया, इसके अलावा ए हो गया। इसमें क्या होता है जब आप बोलोगे इसको तो आपकी जीभ देखो, अपने आप से आप करके देखो, अपने आप से करके देखो, जीभ का अग्र भाग लगता है। जैसे हम बोल रहे हैं ई, तो हमारी जीभ का अगला भाग लग रहा है, जीभ का जो हमारा भाग है वो आगे की तरफ लग रहा है। ई हो गया, ई हो गया, इसके अलावा ए हो गया, ए हो गया, इसमें जीभ का अग्र भाग लग रहा है। फिर आपका होता है मध्य भाग, तो मध्य भाग में कौन सा आ जाएगा? जैसे आ हो गया, आ हम बोलेंगे तो हमारी जीभ जो होती है इसका मध्य भाग टकराता है। इसके अलावा पश्च भाग की अगर बात करें तो आ हो गया, आ मतलब ये वाला आ हो गया, आपका ऊ हो गया। ठीक है, इसमें आपकी जीभ का जो है पश्च भाग लगता है। तो अगर हम बात करें जीभ के प्रयोग के आधार पर तो ये आपका पहला अग्र हो गया, दूसरा मध्य हो गया और तीसरा आपका कौन सा हो गया? पश्च भाग हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और भी बहुत सारे इसमें रहते हैं, एक बस नहीं है। अगला कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला होता है आपका मुख द्वार खुलने के आधार पर। कौन सा होता है? तीसरा आपका होता है मुख द्वार जो होता है ये खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर आपका स्वरों का वर्गीकरण, है ना, खुलने के आधार पर। अब इसमें कौन कौन सा होता है भाई, इसको भी समझ लेते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी देखने वाले हैं हम कौन कौन से होते हैं मुख द्वार खुलने के। एक होता है विव्रत। क्या होता है? विव्रत, है ना। एक होता है आपका विव्रत होता है। इसके बाद आपका होता है अधिविव्रत। कौन सा होता है? अधिविव्रत, है ना, अधिविव्रत होता है। और इसके अलावा आपका होता है समृत। कौन सा होता है? समृत। इसमें भी 3 हो गए आपके, है ना। इसमें क्या होता है? देखिए मुख द्वार, मुख जो है अगर मैं बात करूं पहले वाले की विव्रत की तो इसमें आपका मुख जो है ये पूरा खुलता है। क्या होता है?
मुख जो है ये आपका पूरा खुलता है इसमें, है ना। मुख जो है आपका वो पूरा खुलता है। जैसे मैं बोलूंगा आ, तो मैंने आ बोला तो मेरा पूरा मुख क्या होता है, ये पूरा मुख जो है पूरा खुल जाता है। मैंने बोला था ना, अपने ऊपर अप्लाई करके देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं अधिव्रत की, तो इसमें जो है मुख द्वार जो होता है ये आपका आधा खुलता है। क्या खुलता है, आधा खुलता है ना। ये आपका आधा खुलता है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, अभी आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। जैसे अ, ए, ओ हमने बोला, अ बोला, ए बोला, ओ हमने बोला, इसमें क्या हो गया, इसमें हमारा मुख द्वार जो है ये आधा खुलता है। अगला है सम्रत। मुख जो होता है दोस्तों, सम्रत में मुख जो होता है हमारा ये लगभग बंद ही होता है। क्या होता है, लगभग बंद होता है। इसके एग्जाम्पल अपने ऊपर अप्लाई करके देखते जाना, बस अपने ऊपर अप्लाई करना। ई हो गया, ई, अभी थोड़ा सा हमारा मुख जो है बस आवाज बाहर निकल रही है, पूरा ना हमारा मुख जो है पूरा भी नहीं खुल रहा है और ना हमारा मुख जो है ये आधा खुल रहा है। ई, आ हो गया, ऊ हो गया, इसमें थोड़ा सा बस हमारा मुंह खुल रहा है। तो ये आपका मुख द्वार खुलने के आधार पर हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कौन सा होता है, अगला हमारा होता है होठों की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, चौथा हमारा हो जाता है होठों की स्थिति के आधार पर। इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। होठों की स्थिति के आधार पर इसमें कौन कौन सा शामिल है भैया, इसको भी हम देख लेते हैं कि होठों की स्थिति के आधार पर क्या क्या होता है। तो इसमें होता है सबसे पहले अवरतमुखी, है ना। कौन सा होता है, अवरतमुखी होता है, ठीक है। अवरतमुखी क्या होता है इसको भी समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तारी सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। इसमें जो है होंठ जो है ये आपका होंठ आपका जो व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, इसमें जो है वो गोलाकार नहीं होते हैं। इसका मतलब समझेंगे, गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। होंठ जो है ये आपके गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने आ बोला, इसके अलावा आ ई ए, आ हो गया, आ ई, आपका ई हो गया और आपका ए हो गया, ए हो गया। तो हमने जब बोलेंगे आ ई ए, तो लेकिन हमारा जो होंठ है ये हमारे गोल नहीं हो रहे हैं ना, तो इसमें आपका होंठ जो है ये आपका गोलाकार नहीं होता है। अगला कौन सा होता है इसमें होता है व्रतमुखी। व्रतमुखी क्या होता है भैया, दूसरा जो होता है व्रतमुखी। व्रतमुखी में क्या होता है प्यारे बच्चों, पहला हो गया अव्रतमुखी, दूसरा हो गया व्रतमुखी। इसमें क्या होता है, आपका होंठ जो है ये गोलाकार हो जाता है। कैसे गोलाकार हो जाता है इसको भी समझते हैं। इसमें क्या होता है, होंठ जो है ये आपका गोलाकार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे हमने बोला ऊ, इसके बाद ऊ, जैसे ऊ, अपने आप से बोल के देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपका होंठ जो है ये गोलाकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका जो है जिसमें गोलाकार नहीं होता है आ ई ए, लेकिन जो अगला है ऊ औ जो होता है, इसके अलावा ओ हो गया, औ हो गया, इसमें क्या होता है, आपका होंठ जो होता है ये गोलाकार होता है, ठीक है। तो आपका अगर मैं बात करूं होठों की स्थिति के आधार पर, तो ये आपके दो प्रकार के हो गए, अव्रतमुखी हो गया और व्रतमुखी हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अगला आपका होता है हवा जो होती है, अगला भी हम देख लेते हैं। करीब 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रकार मैं आपको यहां पर समझा के जाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। 5वां कौन सा हो गया, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। किसके आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। किसके आधार पर भैया, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इसको देखा जाए तो इसमें कौन कौन से शामिल है भैया। आप जब कोई वर्ड बोलते हो तो आपके मुंह से हवा भी निकलती है। कई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि आपके मुंह से भी हवा निकल रही है और आपके नाक से भी हवा निकलती है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो पहला होता है मौखिक स्वर या फिर
पहला होता है आपका मौखिक स्वर, क्या होता है, मौखिक स्वर, है ना, या फिर इसको अनुनासिक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक भी बोलते हैं, है ना, इसको निर्नुनासिक भी बोला जाता है। इसमें कौन कौन सा शामिल है भैया, ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसके उच्चारण में हवा जो है केवल मुंह से बाहर निकलती है, क्या होती है, केवल मुंह से हवा जो है ये बाहर निकलती है। कैसे समझेंगे भैया कि हवा सिर्फ मुंह से बाहर निकल रही है, इसको कैसे समझेंगे, तो आप बोलो आ बोलो, आप बोलो ये बड़ा आ बोलो, या फिर आप ई बोलो, आ ई, तो इसमें हमारे सिर्फ कहां से हवा निकल रही है, सिर्फ हमारे मुंह से हवा निकल रही है। इसके अलावा ये पहला हो गया। दूसरा आपका होता है अनुनासिक, कौन सा होता है, अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है दोस्तों, हवा जो होती है ये आपका नाक व मुंह, कहां से, नाक व मुंह दोनों जगह से हवा जो है ये आपकी बाहर निकलती है। ये कौन से वर्ड हो गए, तो कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं भैया, जैसे ये आपका वर्ड हो गया, इसके अलावा आ हो गया, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा हो गया भैया, इसके अलावा ई हो गया। इसमें क्या होता है, आपकी हवा जो है नाक और मुंह दोनों जगह से बाहर निकलती है। इसके अलावा एक और होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक और होता है, वो कौन सा होता है उसको भी समझते हैं, छठवा वाला होता है। छठवा कौन सा होता है, घोषत्व के आधार पर होता है, किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर होता है। उसको जो है हम अगली स्लाइड में अपने, जब हम व्यंजन अभी पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, व्यंजन की ओर। किसकी ओर, व्यंजन की ओर। व्यंजन क्या होता है भैया, अभी हमने पढ़ लिया कि भैया आपके स्वर कौन कौन से हो गए, स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई, कितनी हो गई, 13 हो गई। अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपके स्वरों की संख्या 10 है, ठीक है। 3 अलग कौन कौन से हो गए आपके स्वर, कौन कौन से हो गए, एक आपका री हो गया, कौन सा हो गया, री हो गया, और अम और अहा हो गया आपका, ये आपके अयोगवाह हो गए, ठीक है। बाकी अ आ इ ई उ ऊ इनको अपन ऐड करेंगे तो टोटल इनकी संख्या 13 होगी। उच्चारण के आधार पर आपके 10 हो गए, ठीक है। इनको हमने देख लिया, अब हम व्यंजन को समझेंगे, ठीक है। अब समझिए इसको, ऐसा वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है या जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियां सुनाई देती हैं व्यंजन कहलाते हैं। अभी स्वर पढ़ा ना हमने, व्यंजन जो है स्वर के बिना अधूरा है, स्वर के बिना व्यंजन पूरा ही नहीं होगा मेरे दोस्तों, है ना। स्वर जो है आपकी जो व्यंजन होते हैं, जैसे मैं का बोलता हूं, का जो है व्यंजन हो गया आपका, तो इसमें आपका आ भी आ रहा है ना, आपका आ तो आएगा ही, ठीक है। तो जिसमें आपका स्वर जो है, व्यंजन जो होते हैं, इसमें जो है आपका स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इसको समझिए, आप समझ जाएंगे इस चीज को कि स्वरों की सहायता से किसको बोला जाता है, स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोला जाता है। आगे देखते हैं, व्यंजन की हम बात करें, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपका आ गया भैया स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन आ गया, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है ये कितनी होती है, अगर आप देखोगे तो 5 × 5 कितनी होती है, 5 × 5 इज इक्वल टू आपके 25 क्या हो गए, 25 आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं, ठीक है। आगे हम सारी चीजें देखेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो आप। ये हो गए, तो जो आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि भैया आपका कंठ पे, आपके तालुव्य पे मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, इसको भी समझेंगे क्या होता है ये, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो, स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है ना। 5 × 5 ये कितनी रो है आपकी, 5 रो हो गई, और इसमें भी आपके 5 दिए हैं, तो 5 × 5 आपके 25 क्या हो गए, 25 आपके हो गए स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कंठ व्यंजन में आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है।
अगर आप कोई भी चीज बोलना शुरू करते हो तो आपकी सबसे पहले आवाज कहां से आती है? सबसे पहले आपकी आवाज आती है कंठ, इसको बोला जाता है ना कंठ, इसको बोला जाता है गला, यहां से आपकी आवाज निकलती है। तो कंठ में आपका जो का वर्ग होता है, इसमें आपका का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया, ठीक है, अणा हो गया, का खा गा गा अणा। तो ये आपके कंठ से जब आप का बोलोगे, खा बोलोगे, गा बोलोगे, घा बोलोगे और अणा बोलोगे तो आपके कहां से आवाज आ रही है? आपके गले से आवाज आ रही है, ठीक है। तालव्य क्या हो गया? ये आपका चा वर्ग हो गया। इसके लिए एक ट्रिक भी है, क च ट त प वर्ग, ये भी बोला जाता है, ठीक है, इससे भी इसको याद किया जा सकता है, ठीक है, क च ट तप वर्ग बोला जाता है। अब हमने बात कर ली कंठ की, कंठ से आवाज निकल रही है हमारी। अगला हमारा क्या हो गया? तालव्य हो गया। जैसे हम चा बोलेंगे, चा बोलने के बाद में जैसे ही हम चा बोलेंगे, चा बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है कहां जाके लगती है? तालुब पे लगती है हमारे। चा बोलते हैं, छा बोलते हैं, जा, झा और अंगा बोलते हैं तो तालुब पे हमारी जीभ जा करके लगती है ना। इसके अलावा हम जो आते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब समझो क्या होता है। देखिए कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, शब्द ऐसे होते हैं, जब आप उसको ध्वनि जो है जब बाहर निकालते हो, बोलते हो, तो आपकी जीभ जो होती है वो टर्न होकर के किसको लगती है? आपके तालुब पे लगती है ना। जैसे मैंने टा बोला तो टा जो है जैसे ही मैंने बोला मेरी जीभ मुड़ करके और मेरे तालुब पर लगी, टा, ठा, डा, ढा, अणा। जैसे ही मैंने ये चीज बोली तो मेरी जीभ कहां जाकर के लगी? मेरी तालुब पर जाकर के लगी। ये आपके मूर्धन्य वर्ग में आता है, ठीक है। दंत, आप देखो, आप बोलो ता, ता बोलो तो आपके दांत में हो गया, ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया और ना। ता, था, ता, था, दा, धा, ना, आपके दांत जो है इस पर आपकी जीभ जो है लग रही है, ठीक है। इसके अलावा ओष्ठ, ओष्ठ तो समझ गए होंगे, होंठ हो गया आपका। इसमें आपका जैसे प बोलोगे तो आपका पा बोले तो होंठ जो है ये जुड़ते हैं ना, तो प, फ, ब, भ, म, ये आपके होस्ट वर्ग में आ गए। तो ये आपका होता है क च ट तप वर्ग होता है। का खा गा घा ये हो गया आपका कंठ वाला, तालुव्य वाला हो गया आपका चा वर्ग, मूर्धन्य आपका हो गया टा वर्ग, दंत आपका हो गया ता वर्ग। इसके अलावा होस्ट जो है ये आपका हो गया कौन सा वर्ग? पा वर्ग हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको हम समझेंगे कैसे? जब हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, इसको आपको समझना है, इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये जो अंतस्थ, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो आपको याद रखना है या रा ला वा जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका संघर्षी और ऊष्म व्यंजन। संघर्षी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने में आपको संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा सा संघर्ष लगता है। आप देखोगे ये वर्ड बोलोगे तो आपके मुख से जो है थोड़ी हवा तो बाहर निकलेगी, उसमें गर्मी आती है, ऊष्मी होता है, ऊष्मी व्यंजन भी इसको बोला जाता है। जैसे मैं बोलता हूं श बोला तो थोड़ा सा आपका जो है ध्वनि मुंह से बाहर निकली, श ह, आपकी ध्वनि जो है, ध्वनि के साथ साथ ऊष्मा भी जो है आपकी बाहर निकल रही है इसमें। तो ये आपके होते हैं ऊष्मी व्यंजन, इनको संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। इसके अलावा आपका अगला कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा शामिल है भैया? संयुक्त व्यंजन में आपका कौन कौन सा शामिल होता है? आपका छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और शिरा हो गया, है ना। ये आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आपका जो संयुक्त व्यंजन होता है छा, है ना। देखिए पहले जो नॉर्मल एक शब्द होता है, इसमें पहले जैसे मैं अगर मैं का की बात करूं, किसकी बात करूं? का, तो नॉर्मली का जो है ये आपका का है, ठीक है। ये आपका ऐसा, इसको मिल करके और फिर आपका क्या बनता है? ये आपका का बनता है ना। पहले तो ये ऐसा रहता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा चलिए हम समझते हैं कि संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है, इसको समझा कैसे जाता है। देखिए का और आपका शा मिलकर के क्या बनाता है? छा बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जा और आपका जो जा होता है, जा के अलावा आपका कौन सा होता है? जा के अलावा आपका अंगा जो होता है ना, जा के अलावा आपका अंगा जो होता है ये मिलकर के आपका ज्ञा बनाता है।
ता और आपका रा मिलकर के त्र बनाता है, शा और रा आपका मिलकर के श्रा बनाता है। क्या बनाता है? श्रा बनाता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों कि संयुक्त व्यंजनों का निर्माण जो है ये कैसे होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो हमको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों सारी चीजें। अभी तो हो सकता है कुछ चीजें, अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे हम इसके तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगे कि वो क्या चीजें थी जिनको हमको याद रखना है मेरे दोस्तों, है ना। इसके अलावा आपका अभी जो अघोष व्यंजन होता है और घोष व्यंजन होता है, अघोष और घोष में क्या डिफरेंस होता है समझते हैं इसको भी। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलने में जो है भैया कंपन नहीं होता है और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको बोलने में कंपन होता है। इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, अघोष व्यंजन आपका क्या कहलाता है? अगर हम बात करें व्यंजनों की तो आपका पहला और दूसरा व्यंजन, कौन सा? पहला और दूसरा व्यंजन आपका क्या कहलाता है? ये जो व्यंजन होते हैं इसमें जो है कंपन नहीं होता। इसको हम ऐसे समझते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। आपका क्या पूछ रहा है ये देखिए, हम समझते हैं इसको कि हमारा घोष और सघोष, अघोष भी बोला जाता है कहीं कहीं घोष जो है। देखिए, सबसे पहले तो आपका घोष हो गया, है ना, घोष हो गया। इसके अलावा आपका होता है सघोष हो गया, ठीक है। ये दो हो गया, सघोष हो गया, घोष हो गया और सघोष हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका अघोष हो गया। ये दोनों आपका, इसको घोष और सघोष भी बोला जाता है। इसके अलावा जो आपका दूसरा होता है इसको बोला जाता है अघोष व्यंजन। क्या बोला जाता है? अघोष व्यंजन बोला जाता है। अब हम समझते हैं घोष व्यंजन और आपका अघोष व्यंजन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया पहला और दूसरा, आपका जो है पहला और दूसरा मतलब ये जो आपकी वर्णमाला है इसमें आपका पहला और दूसरा वर्ड जो होता है, ठीक है, इसको बोलने में कंपन नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलने में कंपन नहीं होता है। जैसे मैं का बोलूं और खा बोलूं, ठीक है, इसके बाद मैं गा बोला मैंने तो थोड़ा सा कंपन हुआ। का और खा बोल तो वो तो हमने नॉर्मल बोल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर हम गा, घा और अंगा बोलेंगे, गा, घा और अणा बोलेंगे तो थोड़ा सा हमारी क्या होता है, कंपन होता है। और जहां पर आपका कंपन नहीं होता है वो आपका क्या कहलाता है? जहां पर आपका कंपन नहीं होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका अघोष व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन कहलाता है। आपका यहां पर हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। पहला और दूसरा व्यंजन आपका क्या होता है? ये आपका अघोष व्यंजन कहलाता है। इनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंपन नहीं होता है। कंपन मतलब समझते हो ना, वाइब्रेट होता है, मोबाइल देखे हो ना अपना, वाइब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा परिभाषा तो हमने समझ ली कि अघोष व्यंजन क्या कहलाता है। अघोष व्यंजन मतलब पहला और दूसरा व्यंजन हो गया आपका जिसमें क्या नहीं होता है, जिसमें कंपन नहीं होता है। अब जो है अगला आपका होता है सघोष व्यंजन। कौन सा होता है? सघोष। कौन सा होता है? सघोष व्यंजन भी बोला जाता है या फिर इसको घोष व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोष व्यंजन भी बोला जाता है। इनको बोलने में क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। इसको समझो मेरे दोस्त, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, एग्जाम में। इसको समझना है हमको। इन वर्डों को बोलने में जैसे गा, घा, अड़ा हो गया, जा, झा, अंगा हो गया, टा आपका ठा अणा हो गया, इसके अलावा दा, धा, ना हो गया। ये ऐसे वर्ड हैं जिनको बोलने में कंपन होता है। इन वर्डों को बोलने में कंपन नहीं होता है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं सघोष या घोष व्यंजन। आपका जो घोष व्यंजन होता है ये कहीं कहीं पर आपको सघोष भी पढ़ने को मिलता है, तो इसे भी हमें याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका प्राणत्व के आधार पर व्यंजन जो है इसको प्राणत्व के आधार पर भी जो है इसको डिवाइड किया गया है। प्राणत्व मतलब, प्राण का मतलब यहां पर होता है हवा मेरे दोस्त। क्या होता है? हवा।
प्राण का मतलब क्या हो गया, हवा हो गया। तो भैया कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलने में ज्यादा प्राण निकलता है, मतलब ज्यादा हवा निकलती है, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलने में कम प्राण निकलता है, मतलब कम हवा निकलती है। तो प्राणत्व के आधार पर भी क्या किया गया है, आपके जो है व्यंजन को विभाजित किया गया है। इसमें आपका होता है पहला अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। दोनों चीज समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। अल्प प्राण की हम बात करते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, वो आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, है ना। जैसे आप देखो, हर वर्ग का पहला, चौथा और पांचवा व्यंजन, पहला, चौथा और पांचवा व्यंजन, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। टेबल इसीलिए बनाई है भैया कि ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा सके, है ना। टेबल हमने अच्छे से बनाई है। महाप्राण होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिसमें हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है, चलो इसको भी समझते हैं, टेबल में समझेंगे हम, ठीक है। अल्प प्राण हम समझते हैं, ठीक है। पहला आपका हो गया, आपका ये आपका पहला है और तीसरा है, ठीक है, ये आपका तीसरा है ना। दूसरा और चौथा तो महाप्राण हो गया, तो आपका पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपका हो गया पहला, ये आपका हो गया तीसरा और ये हो गया आपका पांचवा। आपको मैंने दो आपको बताए, ये आपका पहला हो गया, फर्स्ट हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, है ना। तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से जो है कम हवा निकले, तो इनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, तो भैया ये क्या कहला गए, ये आपके कहला गए अल्प प्राण। कौन सा, अल्प का मतलब ही क्या होता है, कम होता है ना मेरे दोस्त, है ना। अल्प का क्या मतलब होता है, अल्प का मतलब ही कम होता है। तो आपका अगर आप का बोलोगे तो आपके मुंह से का बोल दिया, बहुत हवा नहीं निकली, ख बोल के देखो, ख बोलोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हवा ज्यादा निकली है कि नहीं निकली है, ये चीज आपको खुद समझ में जाएगा। फिर आप गा बोलो, गा नॉर्मली बोल दिया, घ बोला, ज्यादा हमारी हवा निकली, ज्यादा प्राण निकले। तो प्राणत्व के आधार पर आपका दो प्रकार का हो गया, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अब ये जो पहला, तीसरा और पांचवा हो गया, ये आपका होता है अल्प प्राण। इसके अलावा आपका दूसरा और चौथा, कौन सा, दूसरा और चौथा आपका क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका होता है महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। अब महाप्राण जो है, इसमें क्या हो गया भैया, इसमें आपके मुख से क्या होती है, इसमें आपके मुख से अधिक हवा निकलती है। अगर हम ये जो लाइन है, सेकेंड लाइन में आने वाले वर्ड जो हैं, इनको बोलेंगे, ख बोलेंगे, छ बोलेंगे, ठ बोलेंगे, थ बोलेंगे, फ बोलेंगे, तो हमारे मुख से क्या होता है, आपका अपेक्षाकृत ज्यादा हवा निकलती है। तो भैया हमारे जो व्यंजन होते हैं, इनको प्राणत्व के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। प्राणत्व के आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका होता है अल्प प्राण और दूसरा आपका हो जाता है महाप्राण, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छित व्यंजन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन होता है या फिर आपका उच्छित व्यंजन भी होता है। इसे भी हम समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में। इसका मतलब होता है जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। अब जैसे भैया आप क्या बोलोगे, आपके ये जो डा हो गया, अड़ा हो गया, इसके ढा हो गया। जैसे आप बोलोगे सड़क, सड़क वर्ड बोलो भैया, सड़क बोला हमने तो सड़क बोला तो हमारी जीभ पहले नीचे की ओर लगी, इसके बाद हमारी जीभ जो है ऊपर हमारी तो इसको तालुका को टकराई और इसके बाद में जो है जल्दी से क्या हो गई, मूर्धा को स्पर्श करने के साथ जल्दी से नीचे को आ गई। सड़क बोला तो नीचे ऊपर बहुत फास्ट होता है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं पढ़ाई बोलो भैया,
पढ़ाई भी आप अगर बोलोगे तो आपके ये दो वर्ड हो गए, आपका अड़ा हो गया ये वाला, और ये वाला आपका ढा। वो वाला ढा नहीं है, वो ढक्कन वाले ढा की हम नहीं बात कर रहे हैं, और वो ढोल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सड़क वाले इसकी बात कर रहे हैं। और ये पढ़ाई वाले, इसमें क्या होता है, आपकी जीभ जो होती है पहले ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में फिर आपकी जीभ जो होती है ये बहुत तेजी से नीचे की ओर लगती है। ये आपका द्विगुण व्यंजन होता है, इसको उत्क्षित व्यंजन भी कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है हमको ये सारी चीजें। अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ड हैं दोस्तों, ये हिंदी के विकसित व्यंजन है भैया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये हिंदी के विकसित व्यंजन है। और अगर बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में ये व्यंजन आपके नहीं थे, ये हिंदी के विकसित व्यंजन है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। पहली क्लास थी हमारी वर्णमाला से, हमने अपनी क्लास स्टार्ट करी है। इसके बाद में और भी जो है, चाहे वो मुहावरे हो, विलोम शब्द हो, लोकोक्तियां हो, समास हो, संधि हो, ये सारी चीजें हम आने वाले अपने वीडियोस में देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।